स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमारा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस नेचर ऑफ रूट्स पे ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 है जो डिपेंड है। ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाना हो, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी हो, कुछ भी, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देती हूँ। जैसे मैं आपके बिना अधूरी हूं, वैसे ही इंट्रोडक्शन भी क्या है, अधूरा है चैप्टर्स करवाने से पहले। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, जब नहीं करते हैं, जब आपके साथ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, तो क्या होगा कि आपके जो डाउट्स रह जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें तो एक ये पता चलता है कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, एक एक्साइटमेंट लेवल भी इंक्रीज होता है ना, और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो स्टूडेंट, इसीलिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहूंगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद हो तो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल का चैप्टर करवाया था। उस पॉलिनोमियल चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2, तो उस पॉलिनोमियल चैप्टर में भी मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चैप्टर 4 की भी उसमें डिस्कस कर दी थी, और हालांकि आपने देखा कि बहुत सारी चीजें रिलेट भी हुई। अब यहां पे आइए, नेचर ऑफ रूट्स देखने से पहले आप इस पे आइए। देखो बेटा, ax² + bx + c = 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली है। और पॉलिनोमियल में भी सेम ऐसे ही होता था। मैं रिलेट करके चीजों को इसलिए चल रही हूं ताकि आपको माइंड में आए कि हाँ, हमने सेकंड चैप्टर में इस तरह तरीके से कुछ तो किया था, है ना। तो अब देखो बेटा, ax² + bx + c = 0, ये डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, है ना। बट आपको एक कंडीशन ये देनी होती है कि आपका जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल्स है उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x² 0 हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, इसलिए a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि x की वो वैल्यू, मतलब x की हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाए। और आपको याद है कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी क्या किया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि यहां पे 0 आ जाए, और उसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहे थे। ठीक है, वहां पे हम क्या बोलते होते थे, जीरोस बोलते होते थे, और इस केस में हम रूट्स बोल रहे हैं, तो ज्यादा तो फर्क नहीं है ना। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि ये सिमिलर है, यानी कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी वो 0 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया, x² - 4x + 2 = 0, और मैंने x की वैल्यू -2 ले ली। जब मैंने -2 वैल्यू ली तो मेरे पास देखो -2 का स्क्वायर -4, x की जगह -2 + 2 = 0। -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 8 आ गया, +2 = तो देखो 8 4 12, 12 + 2 14। अब देखो x की जो हमने वैल्यू फिल करी है -2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को 0 नहीं बना रही। इट मींस ये क्या है, ये हमें इस इक्वेशन के रूट्स नहीं दे पाएगी। अच्छा, अब ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई कि ऐसा तो हम, चलो ये तो मैंने -2 कर लिया, अब हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, मतलब यहाँ पे 0 आ जाए। तो उसका भी सोल्यूशन लाया गया। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग टर्म मेथड का भी यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक मेथड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब देखिए, x² - x - 6 = 0, तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगा लेते थे। ठीक है, स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाते थे। जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या किया, मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास जो फैक्टर बनते थे बेटा वो क्या बन गया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, ये 6, यानी कि 1 × 6 कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि फिर हमें ये देखना है कि 6 कहां कहां आ रहा है, तो 1 6 से 6 होते हैं, और 2 3 से 6 होते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, -x चाहिए, तो मैं -x कैसे बनाऊं, तो मेरा -x ऐसे बन सकता है, -3x + 2x करके। ये दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और प्लस या माइनस करके क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस का x आ रहा है। देखो 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो माइनस का तो x आया। फिर ये इन दोनों को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहां पे x कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, x - 3।
यहां पे 2 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3। अब देखो x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पे जो रूट्स निकल कर आ गए वो क्या आ गए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि मैम आप हमें ये सारी चीजें डिस्कस क्यों करवा रहे हो? बेटा मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस करवा रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर सको कि आप ऐसे करते थे, और इसमें भी वो चीज का यूज होने वाला है। लेकिन आज तो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि हमें रूट्स का नेचर, जैसे किसी भी पर्सन को हमें जानना हो तो हमें क्या करना होता है, उसके नेचर के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि उसका नेचर कैसा है, तो रूट्स के भी कुछ ना कुछ नेचर ही होंगे। लेकिन हम क्या रूट्स के नेचर को जानने के लिए हमेशा स्प्लिटिंग टर्म मेथड का ही यूज करेंगे? क्या हमें रूट्स के नेचर को जानने के लिए स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करना पड़ेगा? क्या हमें क्वाड्रेटिक मेथड का यूज करना पड़ेगा? मतलब एक नेचर जानने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ेगा? इसीलिए रूट्स के नेचर को समझने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसको डी से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि आप बिना स्प्लिटिंग टर्म मेथड, बिना क्वाड्रेटिक मेथड के भी क्या कर सकते हो, रूट्स के नेचर के बारे में जान सकते हो। कैसे जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया। इस कंडीशन में मेरा जो a है वो क्या होगा, 1, b मेरा -1 होगा क्योंकि यहां पे -1 लगा है, और c भी मेरा -6 होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या है बेटा, फॉर्मूला आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 24, ये आ गया 25, यानी कि 25 आ गया है ना। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना आ गया, 25। यानी कि जो आपका डी है, ये देखिए बेटा, ये आपका डी तो निकल आया, यानी कि जो आपका डी आया वो कितना आ गया, 25 आ गया है ना। अब देखो आपने हमेशा देखना, जो ये आपका डी होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन बोल रही हूं जिसको मैं, ये मैक्सिमम केसेस में ऐसे आएगा, पेयर्स में आएगा, जैसे मतलब रूट्स में आएगा, क्यूब रूट्स हो, स्क्वायर रूट्स में आएगा, सॉरी किस में आएगा, स्क्वायर रूट्स में आएगा मैक्सिमम, हर बार नहीं कह रही। अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हमें इस डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम रूट्स के नेचर को जान पाए कि उसका नेचर क्या है ना। अब इसको यहां पे देख लो, आपका D25 आ गया। अब यहां पे आइए, पहली बात तो ये कि जो मैक्सिमम टाइम आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो स्क्वायर नंबर ही होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपका D है, यानी कि जो आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल कर आया है, ये तो आपका D हुआ। अगर आपका D ग्रेटर देन 0 आता है तो इट मींस उस केस में जो आपके रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे। मतलब एक x की वैल्यू कोई और आएगी और एक x की वैल्यू कोई और आएगी, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। आगे देखिए, बोलता है d इज इक्वल टू 0। बोलता है अगर आपकी d की वैल्यू 0 आती है तो उन रूट्स को क्या बोला जाता है, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल, मतलब उन दोनों रूट्स की, यानी कि दोनों जो x की वैल्यू निकल कर आएंगी वो बेटा क्या आएंगी, सेम निकल कर आएंगी। बोलता अगर d लेस देन 0 होता है, d लेस देन 0 मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो बोलता है वो उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, मे बी रूट्स हो बट वो रियल रूट्स नहीं होंगे। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि क्या कैसे माने, तो एग्जांपल्स तो जरूरी है। अब देखो आपका d कितना आया था बेटा इस केस में, 25, यानी कि ग्रेटर देन आया 0 के। तो ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट, यानी कि d ग्रेटर देन आया 0 से, तो यानी कि ये वाली कंडीशन है। तो यहां पे आइए, जो आपके रूट्स आए हैं बेटा वो क्या आए हैं, देखिए 3 और -2 आए हैं, तो डिस्टिंक्ट तो आए हैं, डिफरेंट तो है। तो आप लिख सकते हो एक तो ये एक रियल रूट्स हैं और दूसरा ये क्या बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब डिफरेंट रूट्स हैं। तो पहला एग्जांपल तो आपने यहां पे ही देख लिया कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल मैं और लिया है, जैसे बोलता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। तो बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -4 और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी
3। तो d का फॉर्मूला आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने फॉर्मूला लगाया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 2 जा 8 3 जा 24, 16 में से 24 गए कितने आए -8। अब d क्या आ गया आपका लेस देन 0, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, नो रियल रूट्स वाली। अब माइंड में आ रहा होगा ये नॉन रियल रूट्स क्या, तो जो बच्चा मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रहा होगा आपको अच्छे से याद है कि मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी बोला जाता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। याद करना मैंने आपको क्या बोला था कि भले वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि आपके अंडररूट में जो वैल्यू आए वो माइनस में आए, और उसी ही चीज को हम क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप अपनी क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आपका रूट आए वो रियल ही हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो प्लीज आप पहले वो इंट्रोडक्शन जरूर देकर आए पॉलिनोमियल चैप्टर में, तभी तो मैं कहती हूं कि आप कंटिन्यूटी से पढ़िए ताकि आपको समझ आए, क्योंकि पिछले चैप्टर की जो चीजें हैं वो आगे वाले चैप्टर के साथ बिल्कुल रिलेट हो रही हैं, डेफिनेट रिलेट हो रही हैं। ऐसे केसेस आपको बहुत कम देखने को मिल सकते हैं क्लास 10th में, लेकिन हाँ 11th में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब तो ये समझ आ गया होगा कि ऐसे नंबरों को जो रियल रूट्स नहीं होते वो इसलिए क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनके अंडररूट में माइनस आता है। ठीक है, अब बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि और भी आपको अच्छे से क्लियर हो कि कब क्या आएगा, कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कैसे पता चलेगा। और सबसे मेन बात, मैंने तो आपको रूट्स निकालने का भी फॉर्मूला बताया है, क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हो और स्प्लिटिंग टर्म से भी निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक से करके देख लेते हैं, एक हम स्प्लिटिंग से करके देख लेते हैं, और कंडीशंस भी देख लेते हैं, और हमें साथ में रूट्स के नेचर के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इसको देख लो, नोट करने लायक है तो आप कीजिए नोट इसको। मैं ये इरेज कर रही हूं। सॉरी, चलो करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोलता है ए पोल हैज टू बी erected at point a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B, fixed gate A and B on the boundary of its boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what a distances from two gates
two gates should be the pole be erected. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. तो देखिए, बोलता है ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर. यानी कि हमें इतना पता चल गया कि इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर पार्क की बात हो रही है, सर्कुलर पार्क की बात हो रही है और उसका डायमीटर 13 मीटर दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर की शेप में एक पार्क बना लेते हैं. ये मैंने आपको बना दिया और कहते हैं कि उसका जो डायमीटर है वो 13 मीटर दिया है. ठीक है, ये जो डायमीटर है बेटा वो 13 मीटर है. सर्कल का डायमीटर ऐसा ही होता है ना. ठीक है, आगे देखिए, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमीटर ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी. देखो, इसको ए और बी नाम दे दीजिए, इज नॉट अ बिग थिंग. ऐसे ही करते हैं, इसको गेट का नाम दे दिया गया. ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर. इज इट पॉसिबल, यानी कि इज इट पॉसिबल टू डू सो इफ yes, at what are distances from two gates should be the pole be erected. अब देखो स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में आपको बोलने की क्या कोशिश की जा रही है. आई थिंक मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस कर दिया है. ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर. ठीक है, हाँ ठीक है. अब देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से कि आपको क्या निकालना है. यहां पे कोई एक पॉइंट है. ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है. अब आप देखो, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा. यहां से इसका भी कोई डिस्टेंस और यहां पे इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस हो गई. जैसे मान लो मैं इसको यहां पे मिला दूं और इसको इसके साथ मिला दूं, है ना, और इसको पी पॉइंट नाम दे दूं. आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए कि आपको इनमें से और इसमें से कौन सा बड़ा लग रहा है. ऑब्वियसली देखने में तो एपी ही बड़ा लग रहा है, यानी कि जो आपका एपी है वो ग्रेटर देन होगा किससे, पीबी के. जाहिर सी बात है कि जो आपका एपी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, पीबी से. और बोलता है जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि एपी और पीबी का, वो कितना आ रहा है, 7 मीटर आ रहा है. क्या बोल रहा है, distances from two diametrical opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर. यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है बेटा, 7 मीटर आ रहा है. यानी कि AP माइनस PB कितना दिया गया हमें, 7 मीटर दिया गया. ओके, अब देखो, मान लीजिए बेटा हमें इसकी वैल्यू नहीं पता. अब ना तो हमें इसकी पता है ना तो हमें इसकी पता है, तो इसको आप x मान लीजिए. आप इसको x मान ही सकते हैं. तो जैसे कि ये आपको बोल रहा है कि जो आपका AP है, जो आपका PB है, वो कितना है, 7 डिफरेंस बता रहा है. तो AP PB कितना माना आपने, -x इज इक्वल टू 7. तो AP इज इक्वल टू x प्लस 7 आ गया. यानी कि आपकी जो AP की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, x प्लस 7 आ गई. x प्लस 7 मीटर आ गई. अब मेरी बात देखिए, आपने थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th में कि एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ राइट एंगल. एंगल इन था ना वो, कि जो सेमी सर्कल, ये क्या, यहां पे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. एंगल इन ए सेमी सर्कल वाली आपने क्लास 9th में बेटा एक थ्योरम पढ़ी होगी. उसमें वो क्या बोलता था, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, एंगल इन अ semicircle of a right angle APB is equal to 90 डिग्री. ठीक है, ये आपने थ्योरम पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो अभी मैं आपको बता देती हूं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, यहां पे कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. अब देखो, जो इसके सामने वाला होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज होता है. अब इसको बेस माना तो इसको मान लो, इसको परपेंडिकुलर माना है जिसको भी मान लो. हमें मतलब है कि क्या यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, डेफिनेटली लग रही है. तो यहां पे लगाइए y
PYT थ्योरम। क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी? AB का स्क्वायर। बेस कितना है आपका? AP का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका? PB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB मतलब 13 का स्क्वायर, AP मतलब x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस PB मतलब x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस x का स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाइए, बोलता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। आगे देखिए प्लस 14x प्लस 49, वो वहां पे चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। 169 में से 40 के तो क्या बचता है आपके पास? 2x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। ठीक है, लगा पता? यहां तक आया समझ में? तो कीजिए नोट, फिर आगे की बात करते हैं हम। मैं ये क्वेश्चन इरेज कर रही हूं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहां पे आपके पास क्या आया? 2x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोलती थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7, देखो 2 कॉमन आ गया ना यहां पे, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? ये पूछा हुआ था कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। इस चीज का क्या मतलब था? आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो क्या बोला? इज इट पॉसिबल टू डू सो, कि ऐसा पॉसिबल है। तो पॉसिबल मतलब मीन्स, पॉसिबल का मतलब ही क्या है कि क्या इसके रूट्स निकल आ सकते हैं? तो डेफिनेटली इसके रूट्स निकल आ सकते हैं। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे? यस। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक सेमी सर्कल की शेप में, क्या एक सर्कुलर शेप है, सॉरी एक सर्कुलर पार्क है, उसका एक गार्डन है जिसका डायमीटर आपको 13 मीटर दिया गया है और जो डायमीटर उसके जो ये एंड्स इनको गेट्स बोल दिया गया था और ए भी उसका नाम है। कहता आपको वहां पे पार्क पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, जिस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया, तो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस। तो देखिए एपी ज्यादा बड़ा है या पीबी, तो हमने लिखा कि एपी ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही है पीबी से। अब हमें ये बताया गया कि अब देखो क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि एपी और पीबी का जो डिफरेंस है मतलब वो कितना आ रहा है? 7 मीटर आ रहा है, यानी कि एपी और माइनस पीबी किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल आ गया। यानी कि जो आपका पीबी है वो हमें नहीं पता था कितना है, तो हमने उसको x मान लिया। जब पीबी हमने x मान लिया तो हमारे पास एपी की वैल्यू कितनी निकल आ गई? x प्लस 7 निकल कर आ गई। फिर मैंने आपको बोला कि एंगल मतलब थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। देखो बेटा इस तरीके से होती थी वो, इस तरीके से। तो यहां पे देखो ये यहां पे हमेशा कौन सा एंगल बनता था? 90 डिग्री का एंगल बनता था। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप इसको भूल जाओ तो ये 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रही है। तो यहां पे एंगल ए पे भी कितना आ गया आपका? 90 डिग्री आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन निकल कर आ गई। अब आपको क्वेश्चन में पूछता है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है कि इसके रूट्स निकल आएंगे? तो आप लिख सकते हो यस पॉसिबल तो है ही है ना। अब देखिए यहां पे आगे क्वेश्चन पूछता है इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस, बोलता अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताइए व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल इरेक्टेड। तो बोलता अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इन दोनों का डिस्टेंस बताइए जो कि पोल के साथ है, क्योंकि पोल
तभी तो हमने पी लिया ना, यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने एक पॉइंट ले लिया था। तो बोलता आपको क्या करना है, उन पोल का डिफरेंस बताना है दोनों का, ठीक है। तो दोबारा से क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ यस एट बट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड। आपको उन दो गेट्स का डिफरेंस बताना है जो कि आप पोल के साथ जो आपने इरेक्ट करवाए हैं, इसलिए तो हमने इसको पी पॉइंट मान लिया। समझ आ गया? तो यहां पे इतना इतना तो आप लिख सकते हो यस। अब देखो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेशन निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो आपका a क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं, तो ये 1 आ गया। b क्या आपका 7 और c क्या आपका -60। अब देखो b यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -60, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 240 यानी कि d कितना आ गया आपका 289। अब d आप ऐसे भी ले सकते हो, d इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 17 का स्क्वायर। मैंने तो पहले ही बोला था कि मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, जो आपका d है वो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट नंबर ही होगा ना। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपका d है बेटा वो क्या आया, ग्रेटर देन आया, किससे, 0 के ग्रेटर देन आया। तो जानी कि ये जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये आपको अच्छे से पता है, जानी कि ये रूट्स आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स भी निकल कर आएंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए इतना इतना। तो मैं नीचे का इरेज कर रही हूं ये। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें अच्छे से पता है कि हमें अगर रूट्स निकालने हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को मैं आपके साथ बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है और एक स्प्लिटिंग टर्म मेथड से हम, जहां तक कि मैंने ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी डिस्कस कर दिया है ना। अब देखो आप यहाँ पे ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, आपने क्या निकाला, ये अभी निकाला ना आपने, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकाला आपने, 289 ही तो निकाला है। तो जाने कि आप इसको b स्क्वायर माइनस 4ac को ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट d अपॉन 2a, ऐसे तो लिख ही सकते हो ना आप इसको। ये d तो है आपका, d का फॉर्मूला तो है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहां पे देखिए, लिखिए माइनस b क्या आपका 7 प्लस माइनस d कितना निकल के आया आपका अंडर 289 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये आपकी इक्वेशन, चाहे आप ऊपर भी लगाते तब भी आंसर सेम ही आता, 2 इंटू 1 यानी कि -7 प्लस माइनस अंडर 289 क्या आएगा 17 ही आएगा, अपॉन में 2 यानी कि एक वैल्यू आएगी -7 प्लस 17 अपॉन 2 और एक आएगी -7 माइनस 17 अपॉन 2, ठीक है। तो 17 में से 7 गए कितने बचते हैं 10, 10 में से 2 1 2 2 5 10 और ये 17 और 7 कितने होते हैं 14 और 24, तो ये आ गया 24 अपॉन 2, 2 1 2 2 12 24 लेकिन माइनस के। तो अब देखो आपके दो रूट्स निकल कर आए हैं, कौन कौन सा निकल कर आए हैं, एक तो आपका निकल कर आया 5 और एक निकल कर आया आपका -12। तो मैंने आपको ये चीज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी क्या किया, बिना निकाले ही इस रूट्स का नेचर बता दिया था, किसके थ्रू, इस थ्रू आपका डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, है ना। हमें पता चल गया था कि जो आपके, अगर आपका ये करने का मतलब ही क्या था कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो जाने कि आप रूट्स का जो नेचर है वो पता लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन मेथड से। तो मैंने ये रूट्स निकालने से पहले ही उन रूट्स का नेचर बता दिया था और उस रूट्स का नेचर देखो बिल्कुल सही आया कि ये एक रियल रूट्स तो है ही है लेकिन ये डिस्टिंक्ट भी है, डिफरेंट भी है, 5 कहां और -12। अब बात आती है कि हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे, तो बेटा हम इन दोनों में से वही लेंगे जो हमारी डिस्टेंस को फुलफिल करेगा। अब आपने आज तक तो कभी नहीं सुना कि जो आपकी डिस्टेंस है वो नेगेटिव में हो, हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, यानी कि x का जो वैल्यू हम 5 वाली लेंगे और जो आपका पीवी आया है वो कितना आया है 5 आ गया, और जो आपका ये a माना था ना हमने, और जो आपका AP आया वो कितना है 12 प्लस 7 और 12 प्लस 7 ही सॉरी 5 प्लस 7, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7 और ये कितना आ गया 12, यानी कि आपको
लास्ट लाइन पूछी थी, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी द पोल बी इरेक्टेड, यानी कि ये पोल माना ना आपने, तो आपको डिस्टेंस बताना है, तो यानी कि इतना इतना डिस्टेंस कितना है 12 और इतना इतना डिस्टेंस कितना है बेटा 5। तो देखो हमने मतलब ये अज्यूम ही नहीं किया था कि वो बड़ा लग रहा तो लगा दिया, सच में जो एपी की वैल्यू है वो 12 आई है और इसकी कितनी आई है 5 आई है, और हमें क्वेश्चन में यही निकालने को बोला था। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमें एक सर्कल की शेप का क्या बोला था बेटा, एक गार्डन बोला हुआ था, उसका डायमीटर आपको 13 मीटर दिया गया था। उस सर्कुलर गार्डन में आपको एक पोल बताया हुआ था जिसको आपने पी पॉइंट का नाम दे दिया, और ये 2 गेट्स का जिक्र हुआ था। फिर हमने इस पोल को इसके साथ ज्वाइन किया और इसको इसके साथ ज्वाइन किया। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा एपी है वो ग्रेटर देन आ रहा है किससे, पीबी के। फिर हमने ये पता लगाया कि जो हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी है एंगल सेमी सर्कल वाली, वो हमेशा राइट एंगल का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब उन्होंने हमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि इसके रूट्स निकल कर आए, इसका मतलब ये था, तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। और अगला हमें ये पूछा था कि व्हाट डिस्टेंस, कि इन 2 गेट्स का डिस्टेंस क्या है जो पोल के साथ इरेक्ट हो रहे हैं, लगा पता। और अब हमने 2 डिस्टेंस भी बता दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली थी और क्या बात कहने जा रही हूं, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन हम सप्लीटिंग टर्म मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अब देखो आपको क्वेश्चन अगला बोलता फाइंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इक्वेशन, यहां पे लिख लीजिए, मैं सीधी इक्वेशन ही लिखती हूँ, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। बोलता है एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको इसका नेचर फाइंड आउट करना है, और दूसरा एक तो आपको इसका क्या करना है, नेचर पता करना है, ठीक है। और दूसरा बोलता फाइंड दे देम इफ दे आर रियल, और बताना आपको कि क्या ये रियल है या नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये यहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, इसके नेचर का पता लगा लेते हैं कि आखिरकार इसका नेचर क्या है। अब देखो नेचर का पता कैसे निकाल सकते हैं हम, बिना रूट्स निकाले भी तो नेचर का पता कर ही सकते हैं, तो क्यों ना पहले रूट्स निकाल लिया जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला आता है। इस केस में जो आपका a है वो कितना है 9, जो आपका b है वो कितना है -6, जो आपका c है वो बेटा वो कितना है 1। तो वैल्यू पुट कर देती हूँ, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -6 इंटू 1, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 6 या 24 प्लस 24, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार चेक कर लो ठीक है मैंने। a कितना आपका 9, a कितना बेटा आपका 9, और c कितना आपका 1, ठीक है। अब ठीक है, तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 9 जा 36, तो ये कितना आ गया 0। अच्छा, अब हमने ऐसा तो पढ़ा ही था कि अगर d 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रूट्स रियल भी होते हैं और वो इक्वल रूट्स आते हैं, यानी कि इस केस में जो आपकी x की वैल्यू है वो सेम आने वाली है। मतलब अगर एक x 2 आता है तो दूसरा भी 2 आएगा, और रियल नंबर तो वो हो गई। अगर एक 3 आता है तो दूसरा भी 3 आएगा, समझ आ गया ना। अब हमें नेचर तो पता चल गया रूट्स का क्या है, कि ये रूट्स क्या है आपके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अब इसका करके देखते हैं तो सच में x की वैल्यू सेम आ रही है, करके देखते हैं। क्यों ना हम इस बार सप्लीटिंग टर्म मेथड का यूज करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने क्वाड्रेटिक का किया, तो इसमें करके देखते हैं, सप्लीटिंग का ही करके देख लेते हैं। जैसे मान लो 9 वन फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 9, तो 3 3 जा 9, 9 के फैक्टर क्या 3 3 जा 9 भी होता है, और 3 को प्लस भी करेंगे तो 6 भी आएगा। लेकिन हमें चाहिए भी क्या, माइनस का 6 चाहिए, यानी कि -3 ही बन सकता है। तो यानी कि यही वो 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, प्लस का 9 भी आ रहा है जो कि हमें चाहिए, और
माइनस का 6 भी आ रहा है तो यही बेटर है। तो 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बना लीजिए, इसको फैक्टर बना लीजिए। यहां पे 3 भी कॉमन है और x भी, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। तो जो चीज यहां पे होती है चुपचाप करके वही उतार देनी होती है। तो 3x माइनस 1। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, जहां कुछ नहीं कॉमन आता 1 और माइनस का 1 ले लिया तो माइनस 1 इंटू 3x माइनस का 3x माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1। देखो माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना आ गया, प्लस का 1। अब देखो, और आपको जब भी आपको सेपरेटिंग टर्म मेथड का यूज करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, जब भी करना है आपको ये देखना है कि जब आप नीचे आ रहे हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं आ रहा। जैसे ये 6 है तो 3 और मतलब यहां भी आए, यहां भी सेम ही रही कंडीशन, सब कुछ सही है। माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 3x माइनस 1, तो बचा क्या आपके पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। यहां पे भी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। यानी कि अब हमें प्रूफ भी मिल चुका है कि सच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उस सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आप रूट्स का नेचर बता सकते हो, और वो सही भी आता है। ये हमने रूट्स निकालने के बाद देख भी लिया, लग गया पता। जाने कि आप बिना रूट्स निकाले भी रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आज नेचर ऑफ रूट्स का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।